वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग कुछ सैंपल पेपर जो कि इशू किए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, यानी ये सीबीएसई ने इशू नहीं किए बच्चों। तो पहला सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। जो है हमने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 वो डिस्कस किया, जो कि पांच पांच ऑप्शन थे और मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था 15 एंड 16। तो अब बारी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। 17 से लेकर 25 तक ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये दो दो नंबर के हैं, 2 मार्क ईच। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दो नंबर में क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको लिखना है, सो लेट्स डिस्कस। The energy of the electron in the ground state of hydrogen is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आप पहले से जानते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। Calculate the energy of the photon that would be emitted if the electron were to make a transition corresponding to the emission of the first line of the Lyman series। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, सेकेंड पार्ट में बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सवाल से समझ में आ रहा है आपको कि दो जवाब होंगे। लाइमन सीरीज के लिए भी बताना होगा हमको और बामर सीरीज के लिए भी बताना होगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब En का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो n इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो E2 जो है वो -3.4 आ गया, n इक्वल टू 3। एक तरीका ये है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। E3 भी हमने निकाल लिया, तो लाइमन सीरीज के लिए होता है E2 माइनस E1। तो ये एनर्जी आ गई सीधे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बामर सीरीज के लिए आ गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आपको कहा जा रहा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, है ना, बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों रेडियाई जो है वो सेम है। और कई बार ऐसा होता है कि इक्वी कॉन्वेक्स कह के आपको दो रेडियाई दे देते हैं तो फिर आपको अलग अलग लेनी पड़ेंगी। R1 R2 का दिया हुआ है। An equiconvex lens of focal length f is cut into two identical plane convex lenses। ठीक है, काट के दो बना दिए। How will the power of each part be related to the focal length of the original lens? तो focal length का क्या होगा, पावर का क्या होगा। ओके, पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 डायप्टर, ये अगला सवाल इसमें ऐड हो गया। 2 नंबर में है ये क्वेश्चन। +5 diopter is made of glass of refractive index 1.55 with both faces of equal radii of curvature. Find the value of its radius of curvature। तो हमें वो R निकालना है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, और में ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, या तो आपको ये करना, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into two identical parts each forming a plano concave lens। तो डेफिनेटली ऐसे ही काटा गया ना, प्लेनो कॉनकेव लेंस बन रहा है। तो नहीं तो ऐसे काटते तो प्लेनो कॉनकेव लेंस नहीं बनता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर मैं आपको बनाकर बताऊं तो ये जो लेंस है इसको निश्चित रूप से बीच में से ऐसे काटा गया है। तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स ये हो जाएगा, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स ये हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ये आपसे पूछा है, जो कि यहां पर भी आ गया है। ठीक है, तो लेट्स आप अपने आप सॉल्व करके देख लीजिए, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन। लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहले वाले का तो फोकल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज f मान लेते हैं, और फोकल लेंथ हर एक पार्ट की जो है वो कैपिटल F है। तो जब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो थिन लेंस फॉर्मूला जो होता है, थिन लेंस इन कांटेक्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का, वो हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से हमें मिलता है कैपिटल F इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। यानी दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी गिवन बाय, तो पावर का रिलेशन 1/f होता है, तो P इक्वल टू हो गया कैपिटल F की जगह हम रखेंगे 1/2f। तो यहाँ से रिलेशन आ गया पावर जो अभी वाला लेंस है उसकी
और फोकल लेंथ जो पुराना लेंस था उसकी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पावर अभी वाले लेंस की, फोकल लेंथ पुराने वाले लेंस की, उनका रिलेशन पूछा। फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, और ये नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जैसा आप देख रहे हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, पावर 5 डायप्टर है, म्यू दिया हुआ 1.55 और दोनों रेडियस सेम है, तो साइन कन्वेंशन लगाने पर ये हमें मिल जाएगा R1 R के बराबर, R2 माइनस R के बराबर। सो व्हाट विल वी गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच साइड इज 22 सेंटीमीटर। और न्यूमेरिकल से अगर आप थ्योरी सीखना चाहते हैं बच्चों, तो जिस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर होती है बच्चों, उसकी पावर होती है 5 डायप्टर। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव है क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा। और वाले पार्ट पे चलते हैं। फॉर सिंगल डाइवर्जिंग लेंस 1/f इज म्यू माइनस 1/r1। तो यहाँ पर फिर से हमने ये कंडीशन इम्पोज की, और फॉर ईच हाफ विच इज प्लेनो कॉन्केव एज शोन इन फिगर यहाँ पर तो नहीं है पर मैंने बना दिया था। तो 1/f म्यू माइनस 1 टाइम्स ये वैल्यूज हमने रखी है और ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है। अब इसमें R1 माइनस R के बराबर और R2 इन्फिनिटी हो जाएगा हर एक हाफ के लिए, जो दो टुकड़े हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये डायग्राम यहाँ पर है बच्चों, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्केव लेंस को बीच में से काटा है, मैंने जो काटा था वो कॉन्वेक्स को काटा था। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पे वापस ले जाऊं, हियर इज द क्वेश्चन, डाइवर्जिंग लेंस लिखा था, तो अब देखो क्या गलती होती है हमसे। ऊपर वाला कॉन्वेक्स था तो इनर्शिया मिस्टेक कह सकते हो आप इसको। डाइवर्जिंग होते हुए भी मैंने क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, जो कि गलत है। क्या बनाना चाहिए था, डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस बनाना चाहिए था। ओके, सो यहाँ वैल्यू रखी हमने, तो कॉन्केव लेंस के लिए भी सेम रिलेशन आ रहा है। तो अब और वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखो वापस से, तो क्या किया गया है क्वेश्चन में, क्या किया गया देखो बच्चों। एक पार्ट में कॉन्वेक्स के लिए पूछ लिया, सिमिलर है, और दूसरे पार्ट में कॉन्केव के लिए पूछ लिया, बस ये डिफरेंस है। सो सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। टू पिथ बॉल्स, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पिथ बॉल होती क्या है। कुछ नहीं, प्लास्टिक मान लीजिए, जस्ट लाइक प्लास्टिक। पिथ बॉल्स, बस ये पता है कि इस पे चार्ज आ जाएगा और इंसुलेटिंग सब्सटेंस है। ईच ऑफ मास 5 to 10⁻⁴ kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम, जैसे थर्मोकॉल की बॉल्स होती हैं वो मान सकते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स 0.2 मीटर लॉन्ग, से लटका दिया। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू द बॉल्स व्हिच सेपरेट अंटिल द थ्रेड्स एनक्लोज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो डाइवर्ज हो जाएंगे, उनके बीच का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच पिथ बॉल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और में an electric dipole is placed in a uniform electric field E with its dipole moment P parallel to the field, ऐसे उसको रखा है। तो हमें क्या पता करना है, find the work done in turning the dipole till its dipole moment points in the direction opposite to E, the orientation of the dipole for which the torque acting on it becomes maximum। बच्चों दोनों ही क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जनरली बुक्स में मिल जाते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इसका। सो सॉल्यूशन लुक लाइक दिस, ये हमने डायग्राम बनाया और टेंशन T, mg लग रहा है नीचे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन F लग रहा है इस तरह। माना कि एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा वो 30 डिग्री है टोटल, 2 थीटा इज 30 डिग्री, तो थीटा 30/2 15 डिग्री हो गया। और A से S तक की डिस्टेंस 0.2 मीटर है। तो ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बच्चों, उनमें से एक तरीका ये है F/OA इक्वल टू mg/SO इक्वल टू T/AS। ये आपने सीखा हुआ है तो अच्छी बात है। F/OA mg/SO, F/OA ये वाली साइन mg/SO, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहां से F मिल गया, एक तरीका है ये ना, दूसरे तरीके से भी कर सकते, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फोर्सेस रिजॉल्व करने और कुछ नहीं, फोर्सेस रिजॉल्व करके हमें आंसर मिल रहा है।
और एफ की वैल्यू हमें पता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो Q आ जाता है 3.958 इंटू 10⁻⁸ कूलम, कितना आ गया चार्ज। दूसरा जो पार्ट था, अच्छा इसमें और भी है ऑप्शन में क्वेश्चन, तो पहले दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट टॉ पीई साइन थीटा होता है, थीटा π/2 होगा तो टॉ मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 इज मैक्सिमम, और टॉ पी साइन π/2 पी के बराबर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये आपको जवाब में लिखना। अब जो इसका और वाला पार्ट है, इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन ऑर्डर टू रोटेट इट, घुमाना है, we have to do the work against electric field lines which can be found as, डेरिवेशन करके हमने निकाला था, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, जो आता था PE टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। If the dipole is turned from direction parallel to electric field to direction opposite to electric field, then angle theta will change from 0 to pi। ठीक है, so what to do, क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके यहाँ कुछ मिसिंग है, जैसे 19th में ये था पहला सवाल, अच्छा ये दो पार्ट थे, मेरे से मिस हो गया, दो पार्ट थे तो अरेंजमेंट में गड़बड़ हो गई। वर्क डन डाइपोल टिल इट्स मोमेंट पॉइंट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई, ये निकालना था फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट का आंसर था, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर था वो ये है, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड हियर इज सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यूजिंग द रिलेवेंट बोर्ड्स पोस्टुलेट डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बच्चों, आप अपने आप से कर सकते हैं, फिर भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज एक्सप्रेस्ड हियर। बोर के केस में तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, एक तो यही है mv² बाय r इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है mvr इक्वल टू nh/2 पाई, तीसरा है v इक्वल टू ओमेगा r। तो ये तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप कुछ भी डिराइव करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ डेरिवेशन। आप रेडियस निकालिए, आप वेलोसिटी निकालिए, आप एनर्जी निकालिए, whatever is asked। Question number 21. The electric current in a wire in the direction from B to A is increasing. B से A की तरफ बढ़ रही है तो इसका जो फ्लक्स है अंदर की तरफ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ेगा, इनवर्स फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो आउटवर्ड फ्लक्स डेवलप करने की कोशिश करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन होगी। What is the direction of induced current in the metallic loop kept above the wire as shown in given figure? क्वेश्चन तो एक नंबर के लायक लग रहा है, फिर भी दो नंबर में पूछ लिया है। When the increasing current flows through the wire, the direction from point B to A, the increasing magnetic field is produced which is directed perpendicular to the plane of the loop and in inward direction। यानी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा दो नंबर के हिसाब से, खाली डायरेक्शन बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वेटेज को भी आपको जस्टिफाई करना है। Due to this, induced EMF is produced in the loop which opposes the magnetic field produced due to the current, जो लेंज लॉ में हमने पढ़ा था, flowing through the wire, that is induced current in the loop should flow in a direction so that it produces a magnetic field perpendicular to the plane of loop and in outward direction। तो वो कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। induced current in the loop will flow in anti clockwise direction। So this is the solution। 22, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधे सीधे डेफिनेशन, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर देंगे एज द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल में, और ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्व एग्जांपल है ऑलरेडी एनसीईआरटी में। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 और E इक्वल टू mc स्क्वायर से हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 10⁻10 जूल अप्रॉक्सीमेटली, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 931.5। सो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन व्हाई एन एयर बबल इनसाइड ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिहेव्स
लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। तो हवा का बुलबुला है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर है, तो बुलबुले का जो मीडियम है वो तो रेयर है, तो रेयर मीडियम वाला लेंस जो बना डबल कॉन्वेक्स, तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो कंसेप्ट मैच हो रहा है, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकली, है ना। एक्सप्लेन व्हाई an air bubble acts as a convex lens made of air and placed inside the liquid, therefore the air bubble acts as a lens whose focal length is given by, ये हमने फॉर्मूला लिखा लेंस मेकर्स फॉर्मूले से। अब म्यू जो है वो है लेस देन वन, लेस देन वन है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये जो फैक्टर है वो पॉजिटिव बना, द वैल्यू ऑफ एफ विल बी नेगेटिव, हेंस द एयर बबल, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन गया, एयर बबल इनसाइड इट। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है, बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव में। नेक्स्ट, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन parallel to the magnetic meridian has its north tip down at 60 degree with the horizontal in an angle of dip 60 degree. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known to be 0.4 Gauss, CGS में दिया है। Determine the magnitude of Earth's magnetic field at that place, निकाल सकते हैं, 2 नंबर के हिसाब से लॉजिकल है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BE निकालना है। आपके पास क्या है, आपके पास BH है, आपके पास थीटा है, तो B निकाल, तो BH cos theta, BE cos theta is BH, तो BE cos theta is BH, so B equal to BH upon cos theta, cos 60 हाफ होता है तो ट्वाइस हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, अच्छा पहले इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, फिर और वाले का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो अब देख रहे हैं जस्ट डबल हो गया, 0.8 इंटू टेंस पावर -4 टेस्ला, टेस्ला में अगर हम कन्वर्ट करें, और 8 इंटू टेंस पावर -5 टेस्ला, वो कितना था 4.4 गाउस था, तो ये 0.8 गाउस हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। लेट्स गेट बैक। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मोशनल ईएमएफ पूछ रहे हैं आपसे, डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स हैविंग ए स्पान, ये दिया हुआ है आपको, मिलता जुलता क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डेटा अलग है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर दिया हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता है बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट को कट करते हैं उसके विंग्स, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट पहले कैलकुलेट करना होगा, बाकी तो BVL वो लगेगा यहाँ पर। सो यू कैन डू द क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाला पहले, और फिर L हमारे पास है और V हमारे पास है, वैल्यूज रखी हमने प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करके ना, किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, देन यू विल गो गेट द आंसर 1.44 वोल्ट। और यहीं से हमें पता चलता है क्योंकि ये इतना कम आ रहा है इसलिए इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है मोशनल ईएमएफ की, क्योंकि बहुत ही कम है, बावजूद इसके कि एरोप्लेन बहुत तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायंट टेलीस्कोप इन एन ऑब्जर्वेटरी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, FO आपको दिया 19 मीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, FE आपके पास है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, चंद्रमा देख रहे हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा होगा आपने। डायमीटर ऑफ द मून इज 3.5 × 10⁶ मीटर एंड द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसका भी इस्तेमाल होगा इसमें, और मैग्निफिकेशन। So let's see how to solve. Moon is situated very far, so its image is at the focal plane. हम ये मान लेंगे रेस पैरेलल आ रही, तो कहाँ फोकस होंगी, फोकल प्लेन, ऑब्जेक्टिव लेंस की। So angle subtended by diameter of moon is equal to angle subtended by the image. Beta is equal to alpha. ये आप देख सकते हैं जो टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में डायग्राम है, उसमें बीटा और अल्फा आप देख सकते हैं अपोजिट साइड में मिल जाएंगे। 10 बीटा 10 अल्फा के बराबर, तो यहाँ से हम D/FO को D/R करके, अब यहाँ आपको पहचानना है कैपिटल D क्या है, स्मॉल r क्या है, स्मॉल d क्या है, FO तो आप जानते हैं, तो 17.5 सेंटीमीटर ये आ जाता है। तो आई थिंक यू कैन डू इट, और इसके बाद जो है सेक्शन D आ जाएगा बच्चों। सेक्शन D के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, पहले आप यहाँ तक की प्रैक्टिस
लिख कर कर लें। सो हैप्पी लर्निंग।